Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is part 7 of History of India. इससे पहले 6 पार्ट जो है अपलोड कर चुके हैं, जिनमें से कि 3 जो हैं वो एंशंट के हैं और 3 जो है वो मेडिवल के हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न, और इसके भी जो है 2 से 3 या 4 भी आ सकते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा पोर्शन है। उसी के साथ जो है हम आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट यही होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बोलिए कि हमारे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये स्टार्ट होती है पोर्टुगीज़ से। देखिए इसमें कुछ जैसे कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर है, इसमें कुछ बुक्स जो हैं इसके साथ ही इसको जोड़ती हैं, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ वो दूसरी जो है। मेनली ये स्टार्ट होती है जब पोर्टुगीज़ जो है या जो यूरोपियंस थे पहले, जब वो आए यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोर्टुगीज़ जो थे ये यूरोपियंस थे, और पोर्टुगीज़ पहले यूरोपियंस थे जो कि इंडिया में आए। इनका एक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो था इसने डायरेक्ट रूट खोजा इंडिया आने के लिए यूरोप से 1498 में। ये आया कैलीकट में। कैलीकट में जब ये आया वहाँ पे रूलर था ज़मोरिन। ज़मोरिन ने उसको रिसीव किया, वेलकम किया। ये 3 महीने यहाँ पे रहा। 3 महीने के बाद ये वापस चला गया, लेकिन इसने यहाँ से जो कार्गो लिया, जो चीज़ें इसने ली यूरोपियन मार्केट के लिए, वो इसने 60 गुना कीमत पे जो है इसने यूरोप में वो चीज़ें बेची। लालच की वजह से ये फिर से वापस आया 1501 में, और इसने यहाँ पे ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टार्ट की कैनानोर में। ठीक है, कैनानोर है ये, CANNONARE, कैनानोर। ठीक है, इनका प्रॉफिट देखते हुए अरब्स जो हैं वो जेलस हो गए, और उन्होंने जो है आपस में इन्हें जो है रिफ्ट बिल्ड की पोर्टुगीज़ और ज़मोरिन के बीच में, जो कि रूलर था। इन दोनों में लड़ाई हुई और ज़मोरिन को जो है डिफीट मिली पोर्टुगीज़ के हाथों इसमें। ठीक है, डिफीट होने के बाद 1505 में ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को फर्स्ट गवर्नर बनाते हैं इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी एक पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, जो कि ट्रेड के बारे में थी। उसके बाद जो है इन्होंने गवर्नर चेंज किया। इन्होंने गवर्नर लाया अल्फोंसो डी अल्बुक्यूर्क। ठीक है, इसका इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसने गोवा कैप्चर किया सुल्तान ऑफ बीजापुर से। ठीक है, और इसी को रियल फाउंडर माना जाता है पोर्टुगीज़ का इंडिया में। कंट्रीब्यूशन इनका ये रहा कि इन्होंने टैबाको यहाँ पे जो है उसकी कल्टीवेशन स्टार्ट करवाई अच्छे लेवल पे। इन्होंने कुछ मेडिसिनल प्लांट्स जो है यहाँ पे खोजे, और इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की गोवा में। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद हमें पढ़ना है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये आए 1602 में, और ये यहाँ पे रहे 1825 तक। लेकिन जो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने पहली फैक्ट्री जब सेट की वो की थी आंध्र प्रदेश में 1605 में। 2 चीज़ों का ये मोनोपोली अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी, मोनोपोली मीन्स जहाँ पे सिंगल पावर हो। फॉर एग्जांपल hyundai की गाड़ी है, आपको hyundai की गाड़ी लानी है तो वो तो hyundai शोरूम पे ही मिलेगी ना, और कहीं पे नहीं मिलेगी। मीन्स उस प्रोडक्ट की मोनोपोली है उनके पास, वो ओनली सेलर है। ठीक है, वैसे ही उसका इनके पास जो है ब्लैक पेपर और स्पाइसेस थे, जिनका ट्रेड उन्होंने बहुत किया। उसके बाद जो है देखिए, उसके बाद यहाँ पे आए तो पहले इंग्लिश, लेकिन फ्रेंच के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। फ्रेंच जो थे ये लास्ट यूरोपियन थे, क्योंकि ये भी यूरोपियन से थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में यहाँ पे एस्टैब्लिश हुई। पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में लगाई 1668 में। 1674 में इन्होंने
फ्रेंचेस ने एक विलेज जो कि पौंडीचेरी था सुल्ताना बीजापुर से लिया और उसको सिटी में तब्दील किया, जो कि इनका फिर मेन सेंटर बना। ठीक है। और एक पॉइंट है इसमें कि 1741 में जो है इन्होंने फ्रैंकोइस डुप्लेक्स को गवर्नर बनाया। ठीक है। मेन था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोले आप या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोले। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की थी ये आई 1599 में आफ्टर पुर्तगीज। जब इन्होंने पुर्तगीज की सक्सेस देखी यहाँ पे तो ये भी आ गए। रॉयल चार्टर जो इन्हें मिला ट्रेड करने का, क्वीन एलिजाबेथ तब क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, वो 1600 में मिला। ठीक है। 1608 में जो है कैप्टन हॉकिंस आया जहांगीर के कोर्ट में। आपको मैंने जहांगीर के दौर में पढ़ाया है कि दो बंदे आए थे, एक था कैप्टन हॉकिंस, एक था थॉमस रॉ। जब ये परमिशन के लिए आए पहले तो जहांगीर ने इनको परमिशन दे दी कि यहाँ पे जो है आप फैक्ट्री सेटअप कीजिए, ट्रेड कीजिए। उसके बाद जो है 1615 में थॉमस रॉ आया और इसने भी जहांगीर से परमिशन मांगी और इसने परमिशन मांगी ट्रेड पूरे मुगल एम्पायर में करने की। और ये बहुत चालाक था, तो जहांगीर जो है वो मान गया और उसने इनको ऑल ओवर मुगल एम्पायर जो है ट्रेड करने की इजाज़त दे दी। कैप्टन हॉकिंस ने सेटअप करने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए जो है इजाज़त मांगी और इसने फिर ट्रेड करने के लिए पूरे जो है मुगल एम्पायर में। लेकिन हुआ क्या था कि ब्रिटिश को कुछ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनको कुछ चैलेंज थे। जैसे डच थे, यहाँ पे पुर्तगीज थे, फ्रेंच थे, उनकी भी कंपनीज थी, तो वो एक चैलेंज था। वो सब एंड हुआ जब चार्ल्स सेकंड जो कि ब्रिटिश प्रिंस था उसने शादी की कैथरीन से जो कि पोर्टुगीज थी। और इस चार्ल्स सेकंड को जो कि ब्रिटिश प्रिंस था, इसको डाउरी में मिली आइलैंड एक बॉम्बे की। इसने उसको 10 पाउंड्स पर रेंट में दे दी, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश को। सो यहाँ पे इनका चैलेंज जो है ख़त्म हो गया। इसके बाद जो है 1717 में फारूक शियार जो है आपने पढ़ा है, उसने चार्टर लॉन्च किया कि आप ट्रेड कर सकते हैं विदाउट टैक्सेस। ठीक है। देखिए, दो मेन रीजंस हुए जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे अच्छे से एस्टैब्लिश हुई और 200 साल फिर राज किया। सबसे पहली चीज़ थी औरंगजेब की डेथ, क्योंकि वो लास्ट रूलर था जो कि बहुत पावर में था। और दूसरा था कि जो यहाँ पे लोकल रूलर्स थे वो चापलूस थे। फॉर एग्जांपल, मतलब दो रूलर हैं, अगर मैं एक रूलर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा अपोजिट रूलर जो है उसका पावर ख़त्म हो, मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ ब्रिटिश कंपनी के पास, उनसे सपोर्ट मांगता हूँ और उसके बदले उनका सपोर्ट करता हूँ। ठीक है। सो इसकी वजह से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया रूल जो है वो स्टार्ट हुआ। यहाँ पे स्टार्ट कैसे हुआ वो हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं रीज़न्स बोल रहा हूँ, यही दो थे। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रूल करने लगी आहिस्ता आहिस्ता। पोर्टुगीज़ के साथ इनके वार्स हुए, कुछ कार्टेनिक वार्स, जहाँ पे ब्रिटिश सक्सेस हुई और यहाँ पे सुपरमेसी बनी किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। अब जब सुपरमेसी बनी तो देखिए स्टार्ट कैसे हुआ इनका। बंगाल में मुगलों का एक गवर्नर था मुर्शिद खान। मुर्शिद खान ने क्या किया, उसने बंगाल को इंडिपेंडेंट कर दिया मुगल एम्पायर से, बोला कि हम तो अलग हैं। 1717 से 1727 की बात हो रही है। उसके बाद जो है ये चीज़ें चलती रहीं। उसका बेटा आया शुजाउद्दौला, इसने 12 साल राज किया। उसके बाद अली वर्दन खान आया 1756 तक, और सिराजुद्दौला। ठीक है। 1757 में क्या होता है, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, एक जंग हुई। सिराजुद्दौला को डिफीट किया किसने? ब्रिटिश ने। और ये बैटल ऑफ प्लासी ही जो था, यही स्टार्टिंग पॉइंट था ब्रिटिश रूल का इंडिया में। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद और एक बैटल होता है, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश ने डिफीट किया 3 लोगों को।
जब ये सिराजुद्दौला को जब प्लासी में डिफीट मिली तो इन्होंने एक फेडरेशन बनाई। एक नवाब कासिम था, एक सिराजुद्दौला था और एक शाह आलम था मुग़ल एम्पायर्स का। इन्होंने एक आपस में फेडरेशन बनाई और जब जंग हुई ब्रिटिश ने इनको भी हरा दिया। तो 1765 में जो है इन्होंने एक ट्रीटी की सिराजुद्दौला और शाह आलम ने। नवाब जो था इसने अपनी टेरिटरी शाह आलम के हवाले करके खुद रहा है कहाँ पे, अंडर ब्रिटिश। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के साथ इनकी जो है ट्रीटी हुई जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और उसमें क्या था कि दीवानी मतलब टैक्स। अब ये टैक्स ले सकते थे बंगाल से, उड़ीसा से और बिहार से। ये इसमें जो है तय हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर में, ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश जो थे ना वो बोलते कुछ थे करते कुछ थे। उन्होंने ट्रीटी में इनको बोला था कि हम एक तो आपको 26 लाख देंगे 1 साल का, ऊपर से जो है नवाब को सिक्योरिटी देंगे और बहुत कुछ वादे थे इनके जो कि इस ट्रीटी में लिखे गए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, इन्होंने जो है पैसे बंद कर दिए ये टैक्स, क्योंकि इनको लगा कि अब हम पावर में आ रहे हैं। और यही चीज़ें जो है ये टर्निंग पॉइंट बनी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। ठीक है, और इसके बाद ही जो है पहला गवर्नर जनरल बनाया ब्रिटिश ने इंडिया में जिसका नाम था वारेन हास्टिंग्स 1772 से 1785 में। ठीक है, तो ऐसे जो है ब्रिटिश आया इंडिया में। कल हम जो है इसके आगे स्टार्ट करेंगे, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है ये। सो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी बेनिफिट जो है मिले। ये मटेरियल बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसको प्रेजेंट करने में जो है बहुत ही एफर्ट्स लगते हैं और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ये चीज़, जो कि आपको कोचिंग में शायद मैं कोई अमाउंट तो नहीं बोलूँगा लेकिन ठीक ठाक अमाउंट में मिलेगा। सो बदले में हम यही मांगते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।